Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ लिया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करने वाली कैपेसिटी को रखते हैं। क्लियर है ना? और परमानेंट एक्चुअली कोई टिश्यू है ही नहीं अगर देखो मेरी नज़र से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही डिफ्रेंशिएशन हुआ और वही क्या बन गया, परमानेंट बन गया। डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया था आपको कि मॉडिफिकेशन होना है। क्लियर है ना? एक होता है डिवीजन, दूसरा होता है डिफ्रेंशिएशन। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं समझ में आया हो तो उसे एक बार फिर से देखोगे, और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट करोगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन नहीं समझ में आता है ना आपको, तो फिर ये आगे भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है ना? आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो देखना यहाँ पे। तो आज बेसिकली हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू देखेंगे। आराम समझ में? आज बेसिकली क्या देखने वाले हैं हम? परमानेंट टिश्यू। तो देख लो, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। यानी इसी में डिफिनेशन में लिख लेना, इस तरीके से लिख लो, the plant tissue which have lost the power of division are known as what? Permanent tissue। क्या बोलेंगे इन्हें? तो परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। आराम समझ में? यानी पहले तो डिवाइड कर रहा था, तो जब डिवाइड कर रहा था ये तो मेरिस्टेमेटिक था ना, अब क्या हो गया, पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो गया है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। वही रीजंस तो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी शुरू तो होने दो। क्लियर है ना? अभी इसके टाइप्स देखेंगे ना, परमानेंट टिश्यू के टाइप्स, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि ये पावर ऑफ डिवीजन को क्यों लॉस्ट कर चुका है। अरे समझ में? पूरे स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, एक एक चीज समझ में आएगा आपको। चलो ये समझ में आ गया। अब देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं हम परमानेंट टिश्यू के, ठीक ठीक है ना? तो हेडिंग बना देना सिंपल सा एक हेडिंग बना दोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यानी उसके प्रॉपर्टीज देख रहे हैं बेसिकली। तो सबसे पहला तो प्रॉपर्टी यही हो जाएगा ना कि ये नॉर्मली डिवाइड नहीं करते। देखो कुछ कुछ कंडीशन में ना डिवीजन होता है इधर भी, लेकिन वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा हायर क्लासेस में, यहाँ पे उसका जिक्र भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो सिंपल सा पहला पॉइंट लिख लो, दे डू नॉट डिवाइड जनरली। क्लियर है ना? ये डिवाइड नहीं करेंगे जनरली। आगे लिखना है इसी में, दे मे बी थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड। इसके जो सेल वॉल होंगे ना वो थिन भी हो सकता है एज लाइक मेरिस्टेमेटिक, या थिक भी हो सकता है। क्यों होगा वो भी समझो, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सिर्फ प्राइमरी लेयर था। अरे समझ में? सिर्फ सेल वॉल में प्राइमरी लेयर था, यहाँ पे प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी लेयर होगा। यानी आगे लिख लोगे नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव presence of primary cell wall as well as क्या तो secondary cell wall। क्लियर है ना? प्राइमरी सेल वॉल भी होगा और साथ ही साथ सेकेंडरी सेल वॉल भी होगा, यानी एक्स्ट्रा लेयर्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो थिक तो होगा ही ना। अरे समझ में? आगे देखो, और अगर थिन भी होगा ना तो मेरिस्टेमेटिक से तो थोड़ा सा थिक ही होगा अगर उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो। क्लियर है ना? इसके बाद देख लो, इसके जो न्यूक्लियस होंगे, परमानेंट पढ़ रहे हैं ना हम, याद रखना है इसके जो न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस आर अ स्मॉल एंड, इसे में लिखते चलना, एंड लोकेटेड एट, सॉरी पेरीफेरी लिखो यहाँ पे,
पेरीफेरी मीन्स बाउंड्री, समझते हो ना। देखो मेरिस्टेमेटिक वाले केस में याद करो, न्यूक्लियस बड़ा था, प्रोमिनेंट था, लार्जर था और साथ ही साथ सेंटर में प्रेजेंट था। मतलब कि इतना बड़ा था कि आप ना आराम से उसे विजुलाइज कर सकते हो अंडर माइक्रोस्कोप, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल है और साथ ही साथ ये पेरीफेरी पे है, क्लियर है ना। ये पॉइंट समझना। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, साइटोप्लाज्म इज नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स। याद करो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करना था तो उसके साइटोप्लाज्म वाज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन यहाँ पे डिवीजन करना कहाँ है, नहीं ना। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना यहीं पे, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लो, दे हैव ए डिफिनिट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, क्लियर है ना। एक सेफ साइज और एक स्ट्रक्चर डिफिनिट हो जाएगा जो कि पहले नहीं था, क्योंकि पहले उसका बस एक ही काम था, डिवीजन, और उसका सेफ साइज वगैरह उतना डिफिनिट नहीं था, क्लियर है ना। वो बढ़ रहा था, डिवाइड हो रहा था, बढ़ रहा था, डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पे सब कुछ क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, आ रहा समझ में। लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे अगर यही ह्यूमन के केस में रहता या एनिमल के केस में रहता तो लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट करके खत्म ही कर देता, इसका कहानी ही खत्म कर देता है ना। जब ये मतलब कि परमानेंट, यानी कि एक तरह से ना बोलो कि जब ये डेड हो जाते या डिवीजन करने लायक नहीं रहते तो। लेकिन यहाँ प्लांट के केस में लाइसोसोम की कमी होती है, या होते भी है तो बहुत कम होते हैं, आपको पता है, क्लियर है ना। तो इसलिए वो स्टोर होता चला जाएगा और वही उसको स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। तो प्लांट के लिए ये भी तो फायदेमंद है ना, और समझ में, क्योंकि प्लांट को चाहिए ही तो वही स्टिफनेस चाहिए, हार्डनेस चाहिए, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लिया कि दे हैव ए डेफिनेट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। एक और पॉइंट यही में लिख लेना, दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। देखो अभी हम परमानेंट इशू शुरू करेंगे, परमानेंट इशू में भी टाइप्स आएंगे ना ढेर सारे, आपने फ्लो चार्ट तो याद कर रखा है। तो जैसे जैसे परमानेंट टिश्यू के टाइप्स आएंगे वैसे वैसे देखोगे ना कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक फंक्शन को एक परमानेंट टिश्यू परफॉर्म करेगा, क्लियर है, आ रहा है समझ में। सो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया परमानेंट टिश्यू का। आप क्या करोगे, आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आप खुद से बनाओगे इसे। एक क्वेश्चन है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन, समझ ही गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप खुद से लिख लोगे, ठीक है ना। पॉइंट्स तो यही सारे आएंगे ना बेसिकली, तो इसे आप खुद से कर लेना। अब हम देखने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के टाइप्स, यानी पेरेंट, इसमें भी देखो पहले दो हो जाएंगे ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज बेसिकली हम देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स को आगे के लिए रखेंगे, ठीक है। चलो इसे नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, या फिर नहीं नोट किया है तो कर लो। तो आगे लिखना है इसके बाद। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ, क्या तो, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के टाइप्स देखने वाले हैं। तो परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, आपको पता है, दोनों का नाम लिख लो सिंपली। एक होता है तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू, क्लियर है ना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम देखेंगे, यानी आज सिंपल परमानेंट टिश्यू को कंप्लीट ही करेंगे, है ना, लगभग, या पूरा ही कंप्लीट करेंगे, देखते हैं टाइम जैसा होता है। तो इसके बाद क्या करोगे ना, इसे इरेज करके और सिंपल से हेडिंग डालोगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। मैं भी इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या फिर चलो मैं नीचे लिख देता हूँ। मैं नीचे लिख रहा हूँ आगे, नंबर फर्स्ट लगा के लिख लो, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है, मतलब परमानेंट टिश्यू में, अब परमानेंट टिश्यू तो समझ रहे हो ना, अभी अभी तो मैंने बताया, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाने चाहिए। जैसे ही मैं परमानेंट टिश्यू बोलूँ, आपके पास, आपके दिमाग में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ना ऐसे ऐसे चलने चाहिए, क्लियर है। अब देखो, वैसा परमानेंट टिश्यू जो कि एक ही टाइप ऑफ, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स से बना हो, क्लियर है ना, तो उसे बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और वही अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो जाएंगे तो उसे कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो फिलहाल तो हम सिंपल ही देखने वाले हैं, तो लिख लेना इसमें, द परमानेंट टिश्यू composed of similar types of cells, क्लियर है ना, एक ही टाइप ऑफ सेल से बना हो तो इसे क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। देखो, कॉम्प्लेक्स को यहीं पे छोड़ देता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स को बाद में आगे बढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ सिंपल को देखेंगे। तो आगे हेडिंग बनाओगे, टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। और इसमें हमें पढ़ने थे टोटल 3, नहीं, इसमें हमें 3 पढ़ना था, तो ए बी सी करके लिख लो। ए लिख लो पैरेनकाइमा, बी में लिख लो कॉलेनकाइमा, और सी में लिख लो स्क्लेरेनकाइमा। अब देखो, पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इसमें भी कुछ कुछ टाइप्स हो जाते हैं, तो उसे जब वहां पे पढ़ेंगे ना, अब इन तीनों को पढ़ेंगे डिटेल में। ये 3 पढ़ लिया हमने, सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म किया, क्लियर है ना। उसी तरीके से जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो वहां जाइलम फ्लोएम पढ़ना होगा ना, तो जाइलम को अलग से पढ़ेंगे एक लेक्चर में, और फ्लोएम को अलग से पढ़ेंगे एक लेक्चर में, क्लियर है ना। ये हमारा सीक्वेंस होगा पढ़ने का। लेकिन अभी फिलहाल देखो, जैसे हमने इन तीनों को पढ़ लिया, हमने ये सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म किया। तो इसके बाद जल्दी से इसे नोट करो, मैं अगला हेडिंग डालता हूँ पैरेनकाइमा, क्लियर है ना। तो अब तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। चलो फिर मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ए बी और सी 3 हो गए हैं, है ना, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। लाइट का थोड़ा इशू हो जाता है, नहीं, चलो कोई नहीं, अभी एडजस्ट कर लो, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे ए, है ना। ए में क्या था हमारा, पैरेनकाइमा था। दिखने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना आपको, अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करना, ठीक है ना, क्योंकि देखो लाइट का मुझे भी लग रहा है कुछ कुछ इशू हो जाता है। मैं भी वीडियो देखता हूँ ना कभी कभी, शायद मैं इधर मुड़ता हूँ तो थोड़ा सा डिम हो जाता है लाइट, आगे आता हूँ थोड़ा ब्राइट हो जाता है। कोई नहीं, एडजस्ट कर लो, अभी शुरुआत है ना, अभी सारे इक्विपमेंट्स भी नहीं है ना हमारे पास। कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। बेसिकली हमें पढ़ना है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा एडजस्ट तो कर ही लेंगे ना। थोड़ा सा एडजस्ट तो तुम भी कर लो भाई, अगर पढ़ना है सही तरीके से तो। नहीं तो फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी और बहुत सारे चीज़ ऐसे ही बता रखे हैं, तो फिर वो भी पढ़ सकते हो, क्लियर है ना, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पढ़ना है तो थोड़ा सा फिलहाल एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाद में भी एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि मुझे खुद सही नहीं लग रहा है ये जो लाइट का इशू आता है थोड़ा बहुत, तो मैं रिजॉल्व कर लूंगा, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ व्हाटएवर, तो चलो कोई नहीं, देखेंगे हम लोग, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या देखने वाले हैं, पैरेनकाइमा। अब देखो यहाँ से समझोगे, एकदम से स्टोरी की तरह बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझना,
जैसे इवोल्यूशन पढ़ा होगा ना आपने, अच्छा इवोल्यूशन तो अभी पढ़ा ही नहीं होगा है ना, चलो कोई नहीं, इवोल्यूशन या डाइवर्सिटी कुछ भी नहीं पढ़ा है, चलो इसी में पढ़ाऊंगा मैं आगे। थोड़ा सा समझो यहाँ पे कैसे हम चलेंगे, यहाँ पे ना हम एक ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, हमने क्या बोला था कि अभी टॉपिक को छोड़ ही दो, ठीक है, अभी समझोगे बस साइड से। हमने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं प्लांट में, ये बोला था ना मैंने, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन होता है। अब डिफरेंशिएशन मुझे नहीं ना समझाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन मतलब एक तरह से मॉडिफिकेशन समझ लो आप, मॉडिफिकेशन मीन्स कुछ चेंज आएगा उसके अंदर, डिवीजन नहीं बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इज फॉर अवे फ्रॉम ये डिवीजन, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हुआ और यही तो बना दिया ना परमानेंट टिश्यू, क्या बना दिया, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू में भी जो सबसे पहले बना वो पैरेन्काइमा ही बना था, आ रहा है समझ में, पैरेन्काइमा ही बना था, उसके बाद फिर कॉलेनकाइमा देन स्क्लेरेन्काइमा बनेगा। अब देखो चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है, यहीं पे समझो, एक पॉइंट शायद मैंने पीछे लिखा है नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर जगह हो ना तो एक और पॉइंट ऐड कर लेना कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, ध्यान से सुन लो, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं मे बी लिविंग और डेड, लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक कैसा था, मेरिस्टेमेटिक तो सिर्फ लिविंग था ना, लेकिन परमानेंट लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। अब इस बात को समझो, इसे लिख लोगे वहीं पे, ठीक है ना, मैं वहां पे भूल गया था, चलो कोई नहीं होता है। देखो हमने क्या किया, मेरिस्टेमेटिक से बनाया मतलब परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा। तो अभी जैसे ऐसे समझो कि हो क्या रहा है ना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, सब कुछ डिवीजन सही तरीके से हो रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से समझो, जैसे ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर चीजों का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ऐसे समझो, अंदर आना बाहर जाना चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है, तो अंदर सब कुछ सही तरीके से होगा, डिवीजन वगैरह सब कुछ होगा और लिविंग होगा, ये क्लियर है ना, सबसे पहले तो लिविंग होगा ये, आ रहा है समझ में। अब देखो साथ जैसे ही ये ट्रांसपोर्ट रुकेगा ना, या तो अंदर नहीं तो बाहर का कोई भी, तो फिर यही क्या कहलाएगा, डेड कहलाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, क्यों डेड कहलाएगा भाई, तो समझो ना कि जब तक अंदर के रिएक्शंस हो रहे हैं तभी तक ना तुम इसे लिविंग बोलोगे, जब वो रिएक्शंस रुक जाएंगे तो क्या लिविंग बोलोगे आप इसे, नहीं डेड बोलना पड़ेगा फिर, आ रहा है समझ में। अब देखो ये रुकेगा कैसे, उसी चीज को समझना हमें इस मतलब परमानेंट टिश्यू में पूरे में। अब देखो ध्यान से, जैसे हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा में क्या होता है कि जैसे ये जो लेयर था ना, ये लेयर जो सेल वॉल है, अब सेल वॉल में देखो परमानेंट टिश्यू में दो दो लेयर आ गए, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, तो सेलुलोज तो होगा ही होगा, लेकिन सेलुलोज के साथ साथ हेमी सेलुलोज भी आएगा, यानी एक एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया। लेकिन हेमी सेलुलोज अभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, हेमी सेलुलोज ज्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, मतलब अभी भी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होगा ही, मतलब पैरेन्काइमा में जब सेलुलोज आ गया और साथ ही साथ हेमी सेलुलोज आ गया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन चल ही रहा है, तो मतलब अभी तक लिविंग ही है ना। लेकिन देखो सेमिलो ये हेमी सेलुलोज जो है ना, ये यूं कहो ना कि सेलुलोज से थोड़ा सा हार्ड है, ऐसे करके समझ लो आप, तो मतलब कि अब धीरे धीरे ना ट्रांसपोर्टेशन रुकने वाला है फ्यूचर में, ऐसे समझो। अब पैरेन्काइमा से कोई दूसरा बनेगा, यानी कॉलेनकाइमा बनेगा, तो वहां पे फिर दूसरे सब्सटेंस आएंगे, क्लियर है ना, पेक्टीन आएगा। अब पेक्टीन जैसे आएगा तो पेक्टीन में क्या कर रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन को रोक देगा, लेकिन वो पेक्टीन हर जगह प्रेजेंट नहीं होगा उस सेल वॉल में, कहीं पे ज्यादा डिपोजिशन होगा उसका, तो खास करके वहां से ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही स्क्लेरेन्काइमा आएगा, और स्क्लेरेन्काइमा में आएगा एक नया सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड लिग्निन, और जैसे ही लिग्निन आएगा ना, तो लिग्निन बिल्कुल इसे वाटरप्रूफ बना देगा, यानी अब तो पानी का ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा यहाँ पे, और जब वाटर अंदर नहीं जाएगा, वाटर समझ रहे हो ना, एक बहुत ही क्रूशियल यहाँ पे सब्सटेंस होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, क्लियर है। तो जैसे ही वाटर की एंट्री रुक गई, मतलब अब ये सेल डेड हो गया, अब ये क्या हो गया, मर गया, आ रहा समझ में। लेकिन पहले क्या था, पैरेन्काइमा में तो लिविंग ही था, कॉलेनकाइमा में क्या हुआ ना कि अब दम घुट रहा है इसका, मरने वाला है, और जैसे ही स्क्लेरेन्काइमा बना
तो बनते बनते तक वो पूरा का पूरा ही खत्म हो गया। तो इस तरीके से स्टोरी की तरह याद करो कि पहले सेलुलोज तुम्हारे मेरिस्टेमेटिक में, परमानेंट में याद करो सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट में पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा में सेलुलोज के साथ हेमी सेलुलोज, फिर आएगा कॉलेनकाइमा, मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, आगे लिखवा दूंगा। कॉलेनकाइमा में एक नया सब्सटेंस आएगा सेलुलोज के साथ, पेक्टीन, और फिर स्क्लेरेनकाइमा में क्या आ जाएगा, पेक्टीन के जगह पे लिग्नीन, और जब लिग्नीन आ जाएगा तो वो पूरा का पूरा खत्म, मतलब डेड। तो देख रहे हो परमानेंट टिश्यू लिविंग भी है और कहीं कहीं पे डेड भी है। अरे समझ में ना, ये समझाना था बेसिकली मुझे। अब इसे लिखवाऊंगा मैं, इस पॉइंट को लिख लिए होगे ना, परमानेंट टिश्यू मे बी लिविंग और डेड, दोनों हो सकते हैं। मैंने समझाया भी किस तरीके से, जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन रुकेगा डेड हो जाएगा, जब तक ट्रांसपोर्टेशन चलेगा लिविंग कहलाएगा। आ रहा है समझ में इतना? लिखोगे, पहला पॉइंट बना के लिखना है इसमें, दे आर थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड तो है, लेकिन यहीं पे जरूर लिख लेना प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है, दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही प्रेजेंट है, विथ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड, देखो सेलुलोज, एक बात याद कर लो, सेलुलोज हर जगह होगा सेल वॉल में, क्लियर है ना, लेकिन उसके साथ साथ और भी दूसरे दूसरे सब्सटेंस भी प्रेजेंट होंगे। जैसे देखो ना, यहाँ पे कौन एक स्पेशल सब्सटेंस आ गया ना, हेमी सेलुलोज, ठीक है ना, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, हेमी सेलुलोज, क्लियर है। लेकिन अभी तक ट्रांसपोर्ट रुका नहीं है, इसलिए ये लिविंग ही है, याद रखोगे कि पेरेन्काइमा क्या होते हैं, तो पेरेन्काइमा टोटली लिविंग होते हैं। यहाँ पे डेड की बात नहीं करेंगे हम, डेड के बाद जाके हम कहाँ करेंगे, तो स्क्लेरेनकाइमा में। कॉलेनकाइमा तक भी लिविंग होता है, लेकिन कॉलेनकाइमा के केस में ना लिविंग डेड दोनों हो सकते हैं, क्योंकि वो बीच वाला है। आ रहा समझ में, वो ट्रांजिशन फेज है जहाँ पे कि लिविंग से डेड बनने वाला है। आ रहा समझ में ना। चलो इसके बाद देखोगे, हाँ ब्लैक से लिख लो, दे, सिंपली लिख लो यहाँ पे, दे आर लिविंग बेसिकली, है ना, ये क्या होते हैं, तो लिविंग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ केसेस में तुम्हें पेरेन्काइमा ऐसा भी मिल जाएगा जो डेड भी होगा, ठीक है ना, तो लिविंग और डेड दोनों ही लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिविंग भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा समझ में ना। इसके बाद एक पॉइंट लिख लेना, ऐसे करके लिख लो, इंटर सेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस पहले समझो, ठीक है ना, इंटरसेलुलर स्पेस का मैंने पहले जिक्र नहीं किया है, पहली बार कर रहा हूँ, तो इसे समझ लो। वैसे मुझे पहले भी करना चाहिए था, कोई नहीं, दिमाग से निकल गया था, अभी बता देता हूँ। देखो, दो वर्ड होता है, ध्यान से सुनना, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझो। एक वर्ड होता है इंटर, दूसरा होता है इंट्रा, बायोलॉजी के टर्म में, क्लियर है ना। यानी इसको चलो पूरा ही लिखता हूँ, एक हो गया इंटर सेलुलर और हो गया इंट्रा सेलुलर। आ रहा समझ में, तो ये हुआ ना सेल के टर्म में इंटर सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना, बहुत ही डिफरेंस होता है। इंटर सेलुलर का मतलब समझो, इंटर कंपटीशन समझते हो, इंटर इंटर स्टेट कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन, क्लियर है ना, इंटर कॉलेज कंपटीशन, ऐसे करके। इंटर मतलब होता है इन बिटवीन, इंटर मतलब क्या होता है, इन बिटवीन, क्लियर है ना, यानी दो के बीच में। तो दो सेल के बीच का स्पेस ही क्या कहलाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस। आ रहा है समझ में आप। लेकिन इंट्रा वर्ड जहां पे आएगा, तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन, विद इन मतलब कि इंट्रा सेलुलर मतलब उस सेल के अंदर। आ रहा समझ में, जैसे इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनेल्स, आ रहा समझ में, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स। इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, है ना। आ रहा समझ में, तो ये सब चीजें होती है, यानी सेल के अंदर जाके देख रहे हो, एक ही सेल के, और यहाँ क्या है, एक्सटर्नली दो सेल के बीच का देख रहे हैं हम, यानी दो सेल के बीच का बात कर रहे हैं, और स्पेस है तो ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गया यहाँ पे, क्लियर है ना। तो लिख लेना यहाँ पे, इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं,
क्या होते हैं तो प्रेजेंट होते हैं। अब कैसे प्रेजेंट होता है तो समझो, देखो अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको एक पॉइंट लिखना है ये इंटरसेलुलर के बारे में, तो वहां जाके एब्सेंट लिख लेना, ठीक है, मैं कहीं पे लिख देता हूँ, या यहीं पे लिख दूं साइड में कहीं पे स्टार बना के, ऐसे लिख देता हूँ, इंटरसेलुलर स्पेस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज क्या तो एब्सेंट। एब्सेंट कैसे होगा तो देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कोई शेप साइज उतना था नहीं और वो फ्लेक्सिबल भी था, क्लियर है ना, क्योंकि वो लिविंग थे। तो जैसे देखो मान लो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ, ये देख लो, मान लो मैंने यहाँ 5-6 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना दिया, मतलब 5-6 सेल बना दिया बेसिकली, तो टिश्यू बन गया ना। अब देखो इंटरसेलुलर स्पेस किसे बोलोगे, इंटरसेलुलर स्पेस इसी को बोलोगे ना, जो ये देखो बीच में है, यहाँ देखो बीच में है, यहाँ देखो ऐसे बीच में है, यहाँ देखो ऐसे बीच में है, आ रहा है समझ में, तो यही सब तो होते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, क्लियर है ना। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के केस में क्या होगा कि ये सेल क्या फ्लेक्सिबल है ना, तो एक दूसरे में ऐसे धस जाएगा, आ रहा है समझ में। और जब सेल धस जाएगा तो अब इसे रेड से नहीं, इसे ग्रीन से ही दिखा दो कि ग्रीन से ही ये दब गया, आ रहा है समझ में, मतलब ग्रीन कलर का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक दूसरे में ही सेल इस तरीके से दबता चला गया, यानी कि एक सेल का अपना शेप चेंज किया और जो भी इंटरसेलुलर स्पेस था ना वो भी नहीं बचने दिया, आ रहा है समझ में आपको, क्लियर है। तो इस तरीके से यानी इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ही नहीं, क्लियर है। लेकिन इधर देखो, इधर क्या होता है कि जैसे ही पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं, नहीं परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हो, तो परमानेंट टिश्यू में क्या होता है ना कि शेप साइज स्ट्रक्चर फंक्शन सब कुछ फिक्स हो जाता है, प्लस हार्ड भी हो जाता है। तो अब क्या होगा, अब यही वाला केस बन जाएगा, यही वाला केस बनेगा। लेकिन देखो इस बार जैसे सेल थे ना, इस बार जो डिफरेंट टाइप के सेल्स बनेंगे तो वो एक दूसरे को दबाएगा नहीं इस बार, आ रहा है समझ में। और जब दबाएगा नहीं तो इसके बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेस जो भी है प्रेजेंट, वो तो प्रेजेंट ही रहेगा ना, आ रहा है समझ में, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो जाएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, क्लियर हुआ ना ये, आ रहा है समझ में। यहाँ पे क्या था, एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या है तो प्रेजेंट है। यानी यहाँ पे ना आप इसे दोबारा से बना लेना कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो सेल ही एक दूसरे में बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, धस जाएंगे, है ना। यानी इस तरीके से देखो, बचेगा ही नहीं है, स्पेस ही नहीं बचेगा यहाँ पे, क्लियर है ना। एक दूसरे में ऐसे दब जाएगा जैसे कि स्पेस ही नहीं है, अरे समझ में। लेकिन यहाँ पे स्पेस तुम्हें दिखेगा। तो ये हो गया इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि पैरेन्काइमा में क्या होता है तो प्रेजेंट होता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है तो एब्सेंट होता है। आगे और भी बढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इतना लिख लिए, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लो, लिख लेना आगे। दे हैव डेफिनेट शेप। और ये देखो शेप कैसे हो सकते हैं, इसके जो शेप है राउंडेड हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, ठीक है ना, ओवल हो सकते हैं, इट इज। लेकिन इनका शेप क्या होगा तो डिफरेंट होगा, वो चेंज नहीं करेगा मेरिस्टेमेटिक की तरह कि एक दूसरे में ऐसे धस गया और अपना शेप को बिगाड़ लिया या डिस्टॉर्ट कर लिया या चेंज कर लिया, उस तरीके से ये नहीं करेगा, फिक्स हो जाएगा, आ रहा है समझ में। शेप साइज स्ट्रक्चर फंक्शन सब कुछ फिक्स हो जाएगा, सब कुछ डिफिनिट हो जाएगा, और यही तो परमानेंट की प्रॉपर्टी होती है। इतना समझ में आया ना आपको। अब देखो ध्यान से देखना, अब जरा देखते हैं ये पाया कहाँ पे जाता है, ये पैरेन्काइमा पाए कहाँ पे जाते हैं, और साथ ही साथ इसका लोकेशन भी देखेंगे, ठीक है ना, और कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी है पैरेन्काइमा में वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं लोकेशन लिखवा दूं, चलो लोकेशन ही लिख लो पहले, अच्छे से लिख लोगे, लोकेशन लिख लेना इसमें, चलो ऐसे लिख लो। दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ प्लांट, लाइक
स्टीम, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, चलो ETC लगा दो। क्लियर, लगभग सारे जगह पे ये पाया जाएगा तुम्हारा मतलब पैरेनकाइमा। क्लियर हो गया ना इतना। अभी देखेंगे इसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर मैं इरेज करता हूँ, जगह मेरे पास है नहीं, हम पैरेनकाइमा ही पढ़ रहे हैं, उसे मैं रहने देता हूँ। तो इसी में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसका फंक्शन लिखेंगे। आराम समझ में, यानी पैरेनकाइमा का क्या लिखने जा रहे हैं, तो फंक्शन लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन इसका लिखोगे, इट फंक्शंस एज स्टोरेज, स्टोरेज टिश्यू लिख दो, यानी स्टोरेज का काम करेगा। बहुतों जगह पे ये क्या करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। टेम्परेरली स्टोरेज का काम करेगा, लेकिन करेगा, ठीक है ना। जैसे अभी पढ़ेंगे ना, जाइलम पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा, तो वहां पे देखेंगे स्टोरेज का काम कर रहा है। तो चीजों को ये टेम्परेरली स्टोर करने का काम करेगा। एक और फंक्शन लिख लेना, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ऑब्लिक में लिख लेना मैकेनिकल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ समझ रहे हो ना, स्ट्रेंथ मतलब हो गया तुम्हारा एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, टू द प्लांट। अब देखो यहीं पे एक चीज समझ लेना, ये जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाली बात है ना, ये सारे ही परमानेंट टिश्यू के लिए वैलिड है। ये इस पॉइंट को आप कहीं भी चिपका सकते हो, किसी भी परमानेंट टिश्यू में आप इस स्ट्रेंथ वाले पॉइंट को चिपका सकते हो। क्योंकि परमानेंट टिश्यू हो गया मतलब वो हार्डनेस की तरफ बढ़ गया, वो लिविंग से डेड की तरफ बढ़ गया। अब उसका एक ही काम रहेगा ना, जो बेसिक काम रहेगा वो क्या रहेगा कि प्लांट को प्रोटेक्शन देना, यानी स्ट्रेंथ देना। यहाँ पे मैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ लिखा हूं ना, इसे मैं प्रोटेक्शन लिख देता हूँ, ठीक है ना, इसे मैं प्रोटेक्शन लिख देता हूँ। प्रोटेक्शन ऑब्लिक मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। आराम समझ में। तो ये हो गया इसका फंक्शन। अब इसमें देखो कुछ स्पेशल पॉइंट्स आएंगे। स्पेशल पॉइंट्स क्या आएंगे, मैं नीचे लिखूंगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, पैरेनकाइमा में ही कुछ और भी मॉडिफिकेशन होगा यहाँ पे, यानी कुछ पैरेनकाइमा के ही टाइप्स दिखेंगे आपको, जिसमें यानी होगा तो वो पैरेनकाइमा का सेल, ध्यान से समझो, होगा पैरेनकाइमेटस सेल ही, लेकिन वहां फंक्शन कुछ अलग रहेगा उसका। जैसे कि एक होता है हमारा क्लोरेनकाइमा। देखो एक तो कॉलेनकाइमा है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक है कॉलेनकाइमा, चलो मैं स्पेलिंग करता हूँ यहाँ पे। एक है तुम्हारा कॉलेनकाइमा, जो अभी पढ़ेंगे ना पैरेनकाइमा के बाद, और मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ क्लोरेनकाइमा। तो इन दोनों में अंतर समझ में आ गया पहले स्पेलिंग से। क्लोरेनकाइमा क्या है ना कि पैरेनकाइमा का स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है, और समझ में टाइप ऑफ पैरेनकाइमा, यानी सर्टेन टाइप ऑफ पैरेनकाइमा have chlorophyll in them and hence they help in photosynthesis and they are known as क्लोरेनकाइमा। बस ये पॉइंट लिखाना था मुझे, तो इसे नोट बना के लिख लेना है ना, दो नोट लिखवाऊंगा। तो नोट नंबर फर्स्ट लिख लोगे, ऐसे लिख लो, सम पैरेनकाइमेटस टिश्यू या पैरेनकाइमेटस सेल लिख लो, have presence of chlorophyll and hence they help in फोटोसिंथेसिस। किसमें हेल्प कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। दीज आर नोन एज, इनको क्या बोलेंगे हम, तो इनको बोलते हैं हम क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा पैरेनकाइमा में आएगा, लेकिन कॉलेनकाइमा तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आएगा, जरूर याद रखोगे आप, ठीक है ना। मैंने इसीलिए इसे अलग ही कलर से लिख दिया ताकि आप याद रखो। चलो दूसरा नोट भी लिखेंगे साथ ही साथ।
ऐसे फिर से लिखेंगे, वही स्टेटमेंट रहेगा हमारा, थोड़ा सा चेंज करेंगे। सम पेरेनकाइमेटस cells have presence of air spaces। क्लियर है ना? एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे जिसमें मतलब एयर भरा हुआ होगा। क्लियर है ना? एंड हेंस, ऐसे ही लिखते चलो, एंड हेंस they help in floating of aquatic plant। एक्वेटिक प्लांट में भी कैसे, वो एक्वेटिक प्लांट नहीं जो पूरा डूब के रहता है, एक होता है सबमर्ज्ड, एक होता है फ्लोटिंग वाला। तो फ्लोटिंग वाले की बात कर रहा है, उसको फ्लोट करने में यानी बुओयंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? तो यानी फ्लोट करने में हेल्प करेगा। दीज आर नोन एज, इसी में लिख लो, दीज आर नोन एज, और इनको क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं आयरन कैमा। स्पेलिंग देख लो, AEREN। देखो इसको AEREN नहीं, आप ऐसे समझो AIR, नहीं एयर, एयर मतलब हवा। तो हवा भरा हुआ होगा तो वो फ्लोट करने में हेल्प करेगा ना। आप सोचो ना कि एक बोतल है जिसमें हवा भरा हो, उसको पानी में छोड़ दो, देखो तैरता रहेगा। क्लियर है ना? लेकिन उसी बोतल में अगर पानी भर दो आप, तो वो बोतल क्या होगा? डूब जाएगा। आ रहा है समझ में? तो एयर स्पेसेस जहाँ प्रेजेंट होंगे वो तैरेगा। वाटर हाइसिंथ देखा है आपने? क्लियर है ना? तो वहाँ एरनगाइमा ही तो प्रेजेंट होते हैं, तभी तो वो तैरता रहता है। वाटर हाइसिंथ नहीं समझ रहे हो तो हिंदी में सुन लो, जलकुंभी देखे होगे ना, वहां बेसिकली एरनगाइमा के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। चलो इतना क्लियर हो गया ना? तो ये हमारा पेरेन्काइमा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्या? कॉलेनकाइमा देखेंगे। ठीक है, चलो इसे मैं इरेज करता हूँ। तो हमारा पेरेन्काइमा हो गया ना, अब हम दूसरा हेडिंग डालेंगे, और वो क्या है? कॉलेनकाइमा। तो लिखना यहाँ पे अगला हेडिंग बनाओगे, यानी बी लिख लो, है ना? ए हो गया था हमारा, बी देखते हैं क्या। तो हम देखने जा रहे हैं कॉलेन काइमा। देखो कॉलेन काइमा को क्लोरिन काइमा से कंफ्यूज नहीं करोगे। क्लोरिन काइमा पेरेन काइमा का टाइप था, और कॉलेन काइमा तो तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है, दूसरा है ना। पेरेन काइमा के बाद कॉलेन काइमा आ रहा है, इसके बाद स्क्लेरन काइमा आएगा। क्लियर है ना? तो इसमें लिखोगे कॉलेन काइमा में सबसे पहला पॉइंट, दे आर elongated cell with thick cell wall due to डिपोजिशन ऑफ। देखो इसके सेल वॉल कैसे हैं? थिक है। थिक मतलब समझ रहे हो ना, मोटा है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिक मटेरियल। देखो पेक्टिक मटेरियल जो है ना, ये एक तरह से सीमेंटिंग का काम करेगा। सीमेंट समझते हो? सीमेंट जो घर बनाने में यूज आता है, हाँ वही वाला है ना। तो सीमेंट का क्या काम होता है? आप याद करो ना, सीमेंट में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको जिप्सम बोलते हैं। वो क्या करता है ना, जोड़ने का काम करता है। अगर वो नहीं प्रेजेंट हो ना सीमेंट में, तो फिर वो जो घर बनता है ना, तो दीवार को जोड़ नहीं पाएगा, फिर वो दीवार टूट जाएगा। और देखते हो कितना स्ट्रांग जुटता है, कि मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन उसकी जो इकाई होती है वो तो ईंट ही होती है ना। ईंट पे ईंट लगाए जाते हैं लोग, है ना? वो जो राजमिस्त्री होते हैं, मेंशन, है ना? चलो देखना यहाँ पे, तो पेक्टिक मटेरियल या इसी को पेक्टीन बोल लो आप। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ एक पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट याद रखना। इसे मैं क्या करता हूँ ना, इसे मैं स्टार बना के लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखोगे, स्टार बना के लिख देता हूँ। द पेक्टीन
is deposited more at the कॉर्नर। ये बेसिकली ना कॉर्नर पे ही डिपॉजिट होते हैं, साइड में होते भी हैं तो बहुत ही कम, तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि पेक्टीन, पेक्टीन मतलब यही पेक्टिक मटेरियल, क्लियर है ना। तो पेक्टीन एक नया सब्सटेंस आ गया ना, देखो क्या क्या अभी तक आया है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, देन पेक्टीन। तो यहाँ पे चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो पेक्टिक मटेरियल एंड सेलुलोज, सेलुलोज भी होगा यहाँ पे, क्लियर है ना, ऐसा नहीं है कि सेलुलोज नहीं होगा। अब समझो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि पेक्टिक मटेरियल जो प्रेजेंट होगा ना वो खास करके कॉर्नर्स में होंगे, तो कॉर्नर में प्रेजेंट होगा लेकिन बीच में तो प्रेजेंट नहीं होगा, और बीच में से अभी भी ट्रांसपोर्टेशन आराम से चलेगा। मतलब देखो कुछ ऐसे हुआ, ध्यान से समझोगे, ध्यान से ऐसे समझोगे, देखो क्या हो रहा है ना कि मैं यहाँ पे सेल बना रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। ये इस तरीके से मैंने हेक्सागोन है ना, ये हेक्सागोनल प्लांट सेल बनाया। अब तो ये टिश्यू बन गया ना, क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, इस तरीके से मेरा क्या बन गया, तो टिश्यू बन गया। आ रहा है समझ में। चलो ध्यान से देखोगे, अब देखो यहाँ चल क्या रहा है समझोगे। यहाँ क्या है, ये तो मैंने सिंपल सा बस दिखा दिया ना आपको, इसे अगर थोड़ा सा और आउटलाइन बना के देखोगे, दो लेयर में दिखेगा, तो क्या होगा ना कि जो कॉर्नर्स है, जो कॉर्नर्स है ना, ऐसे कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे खास करके तुम्हारा पेक्टीन का डिपोजिशन हो जाएगा। आ रहा समझ में, इस कॉर्नर्स पे खास करके डिपोजिशन होगा, क्लियर है ना, कॉर्नर्स पे खास करके डिपोजिशन होगा, ठीक है, कॉर्नर्स पे डिपोजिशन हो जाएगा। लेकिन समझो कॉर्नर पे तो डिपोजिशन हो गया, लेकिन एजेस पे तो अभी नहीं हुए ना साइड में, आ रहा है समझ में। तो जब एजेस पे नहीं हुए हैं डिपोजिशन, तो क्या हो रहा है कि अभी जो ट्रांसपोर्ट है, देखो अभी तक इधर तो सिंपली सेलुलोज ही आए होंगे ना, क्लियर है ना, तो यहाँ से तो ट्रांसपोर्टेशन चल ही सकता है ना, एक सेल से दूसरे सेल में, क्लियर है। और समझ में, क्या यहाँ से तो इंटर कर ही सकता है ना सेल में कोई सब्सटेंस, यहाँ से तो इंटर कर ही सकता है ना, यहाँ से तो इंटर कर ही सकता है ना, इधर से इंटर कर ही सकता है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो इसीलिए अभी तक ट्रांसपोर्टेशन रुका नहीं है, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीटली नहीं रुका है, लेकिन हाँ पहले से तो थोड़ा रुक ही गया होगा, क्योंकि क्या हो गया है, कॉर्नर्स पे तो डिपोजिशन हो ही गया है ना, आ रहा है समझ में। तो लेकिन यहाँ पे फिर भी पूरा ट्रांसपोर्टेशन नहीं रुका है, और इस वजह से ये अभी तक तो लिविंग है, लेकिन हम अंदर ही अंदर ये जरूर जानते हैं कि ये भले ही लिविंग है, लेकिन बहुत ही जल्द ये क्या है, डेड होने वाला है, समझ में आ रहा है ना। तो उस पॉइंट को भी यहाँ बना के लिख ही लोगे, हाँ, लिख लेना इसी में, दे आर ऑल्सो लिविंग because the deposition of pectin is generally at corners, and the transportation can still take place। ट्रांसपोर्टेशन किसका, चीजों का ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट सब्सटेंस का, तो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, तो यानी अभी तक तो ये क्या है, लिविंग ही कहलाएगा ना, आ रहा है समझ में ना, आ रहा है समझ में। तो ये अभी तक क्या है, तो लिविंग है, आ रहा है समझ में। तो इतना हो गया हमारा कॉलिन कायमा। यहीं पे समझो, देखो कॉलिन कायमा का एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है ना, कि कॉलिन कायमा वाले सेल्स जो होते हैं ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये पाए कहाँ पे जाते हैं, तो खास करके तुम्हारे जैसे लीफ स्टॉक हो गया है, फ्रूट के बेस पे पाए जाएंगे, यानी फ्रूट के स्टॉक पे पाए जाएंगे। इसी की वजह से ना, देखते हो हवा चलती है, बहुत ही जोर से पत्ते डोल डोल जाते हैं, बहुत ही बड़े बड़े फ्रूट जो होते हैं, जो अभी पका नहीं है, बेसिकली पकेगा तो फिर उसमें क्या होता है ना, कि एक हार्मोन का वहाँ फॉर्मेशन हो जाता है ना, जो एब्सिसिक एसिड, एक्चुअली पढ़ोगे बाद में आप, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये सब चीजों का फॉर्मेशन हो जाता है,
जिसकी वजह से एब्सिशन होता है, यानी वो वहां से टूट के गिर जाता है। लेकिन जब तक वो नॉर्मल है, जब मैं हरे भरे की बात कर रहा हूँ, जब वो जो फ्रूट है अभी पका नहीं है, क्लियर है ना, लीफ अभी हरे भरे हैं, तो उसमें देखते हो कितने भी जोर से हवा चलती है तो वो गिरता नहीं है, टूटता नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा ही फ्रूट क्यों ना हो। एक बड़े फ्रूट का आप एग्जाम्पल लो, जैसे एक जैक फ्रूट, कटहल समझते हो ना, कितना बड़ा होता है, पेड़ से लटका हुआ है बस छोटे से टहनी के हेल्प से, छोटे से स्टॉक के हेल्प से, लेकिन फिर भी हवा से गिरता है क्या? नहीं गिरता है, इतना भारी है फिर भी नहीं गिरता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्लियर है ना। तो कौन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है? तो कॉलिन काइमा। कॉलिन काइमा जैसे ही आया है सीधा से याद रखना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्लियर है ना। और जैसे, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ तो देगा ही, स्ट्रेंथ तो सबका काम है देना। जैसे पैरेन्काइमा थोड़ा कम स्ट्रेंथ दे रहा था, कॉलिनकाइमा थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है, और स्क्लेरेन्काइमा और ज्यादा स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा हार्ड हो जाएगा, पूरा का पूरा नॉन लिविंग हो जाएगा, पूरा का पूरा नॉन डिवाइडिंग है। नॉन डिवाइडिंग तो वैसे ये सब भी है, क्लियर है। तो ये समझ में आया ना इतना। तो क्या करो, इसके बाद इधर इरेज कर लो इसे, है ना, और साथ ही साथ इसका एक लोकेशन लिख लेना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका लोकेशन, मैं इधर लोकेशन लिख देता हूँ, इधर तक अलग है हमारा, नहीं। तो देखो कहाँ पाए जाएंगे वो लिख लो, तो लिख लेना इसमें फाउंड एट द बेस ऑफ लीफ, कॉमा, स्टॉक ऑफ फ्रूट्स, इट इज। इन सब जगहों पे बेसिकली पाया जाएगा, जो बेसिक जो मेन पॉइंट्स है वो मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद ही मैं एटीसी लिखता हूँ, है ना। तो ये बेस ऑफ लीफ, स्टॉक ऑफ फ्रूट्स। अब देखो ये बेसिकली हो गया, और साथ ही साथ कुछ ऐसे रीजन्स में भी पाए जाएंगे ना जहाँ फोटोसिंथेसिस हो, क्योंकि कुछ कॉलिन काइमा के भी सेल्स ना फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, जिसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे। खैर उसे रहने ही दो, सीधा सा फंक्शन लिखो आप, है ना। फंक्शन लिख लो, लास्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? फंक्शन। किसका फंक्शन लिख रहे हैं हम? कॉलिन काइमा का। हम अभी कॉलिन काइमा में है, पैरेन्काइमा हमारा खत्म हो गया। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो गए, कंफ्यूज हो गए फिर दिमाग में उल्टा पुल्टा डाटा भर जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, तो यहाँ लिख लोगे फंक्शंस एज, फंक्शन एज मैकेनिकल टिश्यू, यानी भाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ लिख लेना इट प्रोवाइड flexibility to those parts where it is present। जहां पे प्रेजेंट होगा ना उस पार्ट्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे स्टार मार्क कर लो, ठीक है ना। जैसे चाहो तो इस एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ बना भी सकते हो, जैसे देखो ध्यान से देखो कि ये मेरा इस तरीके से एक स्टॉक है ना। अब इस स्टॉक से मान लो कि एक यहाँ पे एक फ्रूट ऐसे है, नीचे दिख रहा है क्या? चलो दिख रहा है। ये क्या है? फ्रूट है, और ये क्या है? स्टॉक है। तो इसी स्टॉक में तुम्हारा पाया जा रहा है क्या? तो कॉलिन काइमा। इसी स्टॉक में क्या है? तो यहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारा कौन? तो कॉलिन काइमा। आराम समझ में। और यही कॉलिन काइमा हवा भी चलता है, ये फ्रूट डोलता भी है, लेकिन उसे टूटने नहीं देता है, बाद में टूट जाता है। मैं मान रहा हूं तो आपकी बात भी कि आप सोच रहे हो सर बाद में तो टूट जाता है, तो बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन वो उसका रीजन अलग होता है। वो रीजन आप बाद में पढ़ोगे कि बाद में क्यों टूटता है, क्लियर है ना। अब बाद में इसलिए बेसिकली टूटता है ना क्योंकि वहाँ एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एक सर्टेन एज के बाद। जैसे प्यूबर्टी के टाइम देखते हो सेक्स हार्मोन बनते हैं ना ह्यूमन में, वैसे ही प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं। प्लांट में टोटल 5 हार्मोन्स पढ़ने हमें, 10th में पढ़ेंगे उसे, ठीक है। तो वहाँ पे एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, उसकी वजह से एब्सिशन होता है। एब्सिशन मींस नेचुरल फॉलिंग ऑफ लीफ, फ्रूट, etc। इन सब चीजों को एब्सिशन बोलते हैं। तो उन सब चीजों को देखेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या? कॉलिन काइमा कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्या? हम स्क्लेरेन काइमा देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ। तो कॉलिन काइमा में जरूर याद रखना, जरूर से जरूर याद रखना फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट, कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और कॉलिन काइमा और क्लोरिन काइमा में डिफरेंस होता है। क्लोरिन काइमा तुम्हारा पैरेन्काइमा का टाइप है, कॉलिन काइमा तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है। अब क्या देखेंगे हम? स्क्लेरेन काइमा देखेंगे, क्लियर है ना।
तो लास्ट हेडिंग डालेंगे आज का, नहीं सी, सी था ना, दिख रहा है ना, चलो यहाँ लिख लो स्क्लेरेन काइमा, ठीक है ना, स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा अब कंप्लीटली डेड हो गया है, हमने आज सेल को मार दिया, मतलब लिविंग था मेरिस्टेमेटिक, उसके बाद परमानेंट में पेरेन्काइमा बना, तब भी लिविंग था क्योंकि हेमिसेलुलोज ही आया था। इसके बाद सेल कोलेनकाइमा आया, वहां पे पेक्टिन आया, डेड होने वाला था लेकिन बच क्यों गया, क्योंकि पेक्टिन सिर्फ कॉर्नर पे आया, साइड में नहीं आया। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आएगा एक नया सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड लिग्निन। लिग्निन इज ए वाटरप्रूफ सब्सटेंस, वाटरप्रूफ मटेरियल, और वो भी पूरे यूनिफॉर्म लेयर में प्रेजेंट होगा, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब ये नहीं मानेगा आप, ये सेल को मार के ही छोड़ेगा, मतलब ये आ गया ना स्क्लेरेनकाइमा, मतलब खत्म हो गया। तो देख रहे हो बेसिकली मॉडिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, हम बस ग्रोथ देख रहे हैं। अगर एक तरह से देखा जाए, बेसिकली ग्रोथ नहीं बोलेंगे इसे, मॉडिफिकेशन ही बोलो, डिफरेंशिएशन बोलो। डिफरेंशिएशन वर्ड आपको अब अच्छे तरीके से पता है ना, मैंने समझा रखा, तो आप डिफरेंशिएशन ही बोलो इसे। तो डिफरेंशिएशन होता जा रहा है सेल में, और सेल का नाम चेंज करता जा रहा है, आ रहा है समझ में, यानी नए नए टाइप ऑफ सेल्स बन रहे हैं। तभी तो मैंने बोला था कि प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, बाकी सब तो उसी से बनते हैं ना, बाकी सब तो मेरिस्टेमेटिक से ही बन रहा है। तो चलो देखते हैं आगे, स्क्लेरेनकाइमा देखते हैं, ठीक है ना। आज कुछ ज्यादा हो गया लेक्चर बड़ा, कोई नहीं, पूरा ही देख के जाना, या फिर आप चाहो तो कल देख सकते हो, यहाँ पे पॉज कर दो, यहाँ से बाद में देख लेना। ऑनलाइन का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। चलो मैं तो देखो, मेरा क्या सिस्टम है ना कि मैं एक टॉपिक उठाता हूँ तो उसे खत्म करके ही छोड़ता हूँ, भले ही वो टॉपिक छोटा होता है तो 10 मिनट में ही, 10 मिनट का ही वीडियो होता है कभी कभी। जब टॉपिक बड़ा होता है तो 1 घंटे का भी होता है, 2 घंटे का भी होता है। मैंने कुछ ही समय पहले देखो 9th का ये MCQ सेशन करवाया है सेल का, जो कि शायद बहुत सारे बच्चों ने देखा भी नहीं है अभी। अगर नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना है, क्लियर है ना। लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसी वीडियो में आई बटन पे क्लिक करोगे, लिंक आपको मिल जाएगा, वो जरूर कर लेना आप, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उसमें मैंने 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं तुम्हारे बेसिक लेवल के प्लस एडवांस लेवल के, जिसमें ना 40 क्वेश्चन तो तुम्हारे एक तरह से 11th लेवल के होंगे। तो करके तो देखो आप, आपसे जरूर बनेगा अगर आपने सेल पढ़ा है तो, ठीक है ना। तो उसे भी कर लोगे आप, ठीक है। चलो, लेकिन बहुत सारे बच्चे करते ही नहीं है, बस कमेंट आता है सर इसे भी लिखना है क्या कॉपी में। भाई कॉपी में लिख के क्या करोगे, कर लो बस, इसे बस देख लो, सही तरीके से समझ लो, कितने आंसर तुम कर पाते हो वो देखो, क्लियर है ना। अपने आप को परखो कि तुम कहाँ पे हो, ठीक है। हर चीज सर से पूछ के थोड़ी किया जाता है, सर तो बस पढ़ा रहे हैं ना, सर सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, तो कुछ अपने तरफ से भी एक्स्ट्रा किया करो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होते हैं ना, उसके भी मार्क्स मिलते हैं भाई CBSE में तुम्हारे। तो देखते हैं अब हम लोग क्या देखेंगे, स्क्लेरेनकाइमा देखेंगे। तो लिखना है इसमें, दे आर permanent tissue which is completely, क्या हो गया ये, डेड हो गया। आ रहा है समझ में, ये कंप्लीटली मर चुका है। अब आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, देयर सेल्स आर नैरो and having thick cell wall with deposition of लिग्निन। देखो यहाँ एक नया वर्ड आया लिग्निन, है ना, जरूर याद रखोगे। इसी में एक पॉइंट बना के लिख लेना, यहीं पे लिख लेना, यहीं पे लिख लोगे, द लिग्निन is distributed uniformly throughout the cell wall। ऐसा नहीं है कि कॉर्नर में प्रेजेंट होगा और साइड में प्रेजेंट नहीं होंगे, क्लियर है ना। तो ये क्या होगा कि सब तरफ प्रेजेंट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डेट बन जाएगा, ये लिग्निन के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट बना के लिख लेना यहाँ पे,
लिख लोगे लिग्निन is a waterproof material, so it stops ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो सोच रहे हो सर वाटर तो ये तो नहीं जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे रुक गया? तो बेसिकली सारी चीजों का लगभग ट्रांसपोर्टेशन ना लिक्विड फॉर्म में ही तो होता है, वाटर के साथ ही तो होता है, क्लियर है ना? तो वाटर का ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो और चीजें कहाँ से जाएंगे भाई? तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा एंड हेंस द सेल बिकम क्या हो जाएगा? तो ये डेड हो जाएगा, क्लियर है ना? तो इसीलिए यहाँ पे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन द सेल बिकम डेड। क्वेश्चन पूछ देगा किसकी वजह से सेल डेड हो गया? तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, याद रखोगे इसे। तो यहाँ पे क्या हो गया? लिग्निन की वजह से ये सेल डेड हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आगे लिखेंगे हम लोग, ये तो स्पेशल पॉइंट हो गया था, आगे बढ़ाएंगे। न्यूक्लियस देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है ना वो भी एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस किसका? स्क्लेरेनकाइमा का जो न्यूक्लियस होता है, दिख नहीं रहा है क्या? स्क्लेरेनकाइमा का जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है? तो एब्सेंट होता है, क्लियर है ना? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इट्स, ऐसे लिख लो, इट्स मेन फंक्शन is to provide मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो देखो आप सोच रहे हो सर मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो आप उतनी देर से बोले जा रहे हो, पेरेन्काइमा में भी आपने बोला था, कोलेनकाइमा में भी आपने बोला था, और स्क्लेरेनकाइमा में क्या हो गया कि मेन फंक्शन में आप लिख रहे हो? तो देखो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा सभी प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करो ना कौन ज्यादा कौन कम प्रोवाइड करता है, तो पेरेन्काइमा सबसे कम, कोलेनकाइमा उससे ज्यादा, और स्क्लेरेनकाइमा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा इन तीनों के कंपेरिजन में, क्लियर है ना? किसी और चौथे से कंपेरिजन अभी नहीं करोगे। इतना समझ में आया ना आपको? तो ये बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब देखो इसी में लिखोगे स्क्लेरेनकाइमा का भी ना एक दो टाइप्स होते हैं, उसे लिख लेते हैं इसी में साथ साथ, लेकिन नीचे अब जगह नहीं है, इतने में होगा नहीं, मैं इसे इरेज ही कर देता हूँ, है ना? स्क्लेरेनकाइमा का टाइप्स देख लेंगे हम, वहीं पे उसका लोकेशन भी देख लेंगे। देखो यहाँ मैंने लोकेशन नहीं बताया आपको, है ना? लोकेशन में देख लेंगे हम स्क्लेरेनकाइमा का, जब टाइप्स देखेंगे ना वहाँ पे इसके लोकेशंस देख लेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप जो है ना स्क्लेरेनकाइमा के वो अलग अलग लोकेशन पे पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल दोगे टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, क्लियर है ना? स्क्लेरेनकाइमा का टाइप देखते हैं, वहां मैंने शायद लिखा नहीं था या शायद लिखा था, मुझे याद नहीं है, कोई नहीं, देखेंगे यहाँ पे। तो स्क्लेरेनकाइमा का यहाँ पे हमें दो टाइप पढ़ना है, ठीक है ना? एक स्क्लेरिड्स पढ़ना है और दूसरा हमें फाइबर पढ़ना है, तो दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो लिख लेना यहाँ पे स्क्लेरिड्स और दूसरा लिख लो फाइबर्स। तो अब क्या करोगे? पहला हेडिंग डालोगे, है ना? यानी नंबर 1 हेडिंग डालेंगे स्क्लेरिड्स, ठीक है ना? पहला हम लिखेंगे अच्छा आई नहीं होता है, सॉरी, REIDS पूरा लिखो इसे, स्क्लेरिड्स, ठीक है ना? तो लिखना है यहाँ पे स्क्लेरिड्स, इसके बारे में देखेंगे हम, फिर फाइबर के बारे में भी देखेंगे, ठीक है? तो एक एक करके बस बस एक दो दो लाइन लिखना है यहाँ पे, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है इसके, बस कैसे होते हैं सेल और कहाँ पाए जाते हैं, बस एक दो पॉइंट में इसे खत्म करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखोगे इसमें, these are polygonal shaped cells, ठीक है ना? The cell wall is uniformly thick due to डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। यहाँ पे किसका डिपोजिशन हो रहा है? तो यहाँ बेसिकली देख लो ना, ये स्क्लेरेनकाइमा का ही तो टाइप है, तो लिग्निन ही होगा ना, यहाँ पे कोई तीसरा कहाँ से आएगा? और
नहीं ना आएगा यहाँ पे। इसका लोकेशन लिख लेना बेसिकली, है ना, या पॉइंट बना कहीं लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट, या ऐसे लिख लो, दीज आर फाउंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स, कॉमा कवरिंग ऑफ सीड्स। क्लियर है ना? आगे इसी में लिखना, ऑल्सो फाउंड इन फ्लेस ऑफ some fruits like guava, pear, etc। पियर समझते हो ना? पियर मीन्स बेसिकली नाशपाती, समझते हो ना? देखो, अमरूद या नाशपाती, यही दो है ना, इन दोनों को जब खाओगे ना तो एक मतलब ग्रिटी फीलिंग होगा। ग्रिटी मीन्स जैसे बालू जैसा फीलिंग होगा, दानेदार टाइप का फीलिंग होगा। तो वो फीलिंग बिकॉज ऑफ स्क्लेरिड्स है। वो जो दाना दाना जैसा तुम कुछ खा रहे हो ना, खा के देखना कभी, पूरा पका हुआ नहीं खाना, नहीं तो वो तो फिर नहीं उसमें फील कर पाओगे तुम सही तरीके से। थोड़ा सा जो, वैसे भी देखो गुआवा और पियर जो होते हैं ना, वो पूरा पक जाता है तो नहीं उतना सही लगता है खाने में, है ना। थोड़ा सा वो कच्चा टाइप का रहता है ना, मतलब हार्ड रहता है ना, पूरा पिलपिला नहीं हो जाता है, हार्ड थोड़ा सा रहता है, तभी वो खाने में भी अच्छा लगता है। तो उसी समय की बात कर रहा है, उस समय उसे खा के देखना कभी, तो उसमें क्या होगा, ग्रिटी फीलिंग आएगा। सो दैट इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरिड्स। तो चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ऐसे लिख लो इसको, the grittiness found in these fruits is due to sclerids। आ रहा है समझ में? तो जो ग्रिटी खाने में लग रहा है, गिट्टी नहीं समझना, ग्रिटी है, नहीं मीन्स दानेदार टाइप का जो लगना, सो दैट इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरिड्स। तो यहाँ पे हमारा स्क्लेरिड्स हो गए। अब दूसरा देखेंगे फाइबर्स, ठीक है ना, नीचे जगह है, चलो नीचे ही लिखते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा है ना, दूसरा क्या है, तो फाइबर्स। तो ये भी किसका टाइप है, स्क्लेरेनकाइमा का ही टाइप है। हम स्क्लेरेनकाइमा में ही पढ़ रहे हैं, क्लियर है ना। तो हमने स्लाइड्स देख लिया, अब देखेंगे फाइबर्स। तो लिखना है इसमें पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ sclerenchymatous टिश्यू। sclerenchymatous टिश्यू मीन्स बेसिकली sclerenchyma, क्लियर है ना। आगे लिखोगे इसमें, इट इज फाउंड अराउंड vascular bundles एंड, एंड मत लिखो, कॉमा लगाओ, कवरिंग ऑफ कोकोनट्स एंड एंड इन पल्प ऑफ मेनी फ्रूट्स। जैसे देख लो, आम का ही फ्रूट है, आम का फ्रूट अभी देखो सीजन भी आ रखा है, नहीं, आम का फ्रूट खाते होगे, तो जब उसके पल्प यानी गुद्दे को खाते हो ना, तो देखते हो रेसे रेसे टाइप का कुछ दांत में फंस जाता है। सो दैट इज बेसिकली फाइबर ही है वो। आ रहा समझ में? कोकोनट, कोकोनट का जो छिलका होता है कितना हार्ड होता है, समझते हो उसे ना, मतलब कि छिलने में ही हालत खराब हो जाता है। तो उसे जो छिलते हो ना, उसे कोकोनट का जो बाहर का जो कवरिंग होता है, जैसे निकलने के बाद बस छोटा सा कोकोनट निकलता है, सो वो जो बाहर निकाल रहे हैं हम, दैट इज फाइबर। वो भी क्या है, फाइबर है। तो ये भी बेसिकली क्या करेगा, तो देखो वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम दोनों में ही ये पाया जाएगा, ये भी याद रखना। सो इट हेल्प इन कंडक्शन एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बस लास्ट पॉइंट है, अगर जगह है तो नीचे लिख लो, इट हेल्प्स इन कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन लिख सकते हो, एंड ऑल्सो
प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्लियर है ना? तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ कंडक्शन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये जाइलम फ्लोएम दोनों जगह पे पाया जाता है। आया समझ में आपको? तो ये हमारा आज का सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म हुआ। वैसे भी बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो चलो आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं इसको। तब अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो क्या करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहली बार आए हो तो। ठीक है, अगर पुराने हो गए तो सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे। इसे नोट कर लेना, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है ना?